मौके पर पहुंची पुलिस, मामला दर्ज। नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। सोनीपत के संधू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा फिर से बैठक कर रहा है। बैठक में अगली रणनीति को लेकर चर्चा हो रही है। बैठक के बाद साफ हो जाएगा कि किसान अपना आंदोलन खत्म करेंगे या फिर नहीं करेंगे। आपको यहां ये बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने शनिवार को बॉर्डर पर बैठक की थी, जिसमें एमएसपी समेत कई मुद्दों पर सरकार से बातचीत के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। तो सोनीपत के संधू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा फिर से बैठक कर रहा है। इस बैठक के बाद आगे की तस्वीर साफ होगी कि आंदोलन खत्म होगा या नहीं होगा। बैठक के बाद ही पूरी तस्वीर हम यहां पर हर खबर पर दिखाएंगे। यहां सबसे खास बात यह है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने शनिवार को भी एक बैठक की थी बॉर्डर पर, जिसमें एमएसपी समेत कई मुद्दों पर सरकार से बातचीत के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है ये। साफ तौर पर जो ये बैठक हो रही है, इसके बाद ही आगे की स्थिति जो है वो क्लियर होगी किसानों की कि अब आगे इनकी क्या कुछ रणनीति है, आगे किस तरह से आंदोलन खत्म होगा, क्या कुछ बातें हुई हैं। इन तमाम मुद्दों पर कुछ ही देर में जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। तो सोनीपत के संधू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा फिर से बैठक कर रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से लगातार यहां पर बैठक हो रही है और बैठक के बाद आगे की क्या कुछ रणनीति है, इस पर फैसला होना है। तो अहम बैठक है संयुक्त किसान मोर्चा यानी कि एसकेएम की अहम बैठक। साथ ही साथ आपको बता दें कि संधू बॉर्डर पर शुरू हो चुकी है ये बैठक। लगातार ये बैठक अभी भी चल रही है। किसानों के 5 सदस्यीय कमेटी से कोई संपर्क नहीं किए जाने के कारण ये बैठक बुलाई गई है। किसानों में इस बात को लेकर रोष है कि सरकार की तरफ से कृषि कानून तो वापस ले लिए गए हैं, मगर इसके बाद दूसरी मांगों का विचार विमर्श करने के लिए उनसे कोई संपर्क क्यों नहीं किया जा रहा है। एमएसपी गारंटी बिल, किसानों पर दर्ज केस रद्द करने और संघर्ष के दौरान शहीद हुए किसानों की स्मारक बनाने जैसी मांगों को लेकर वो लगातार संघर्ष अपना कर रहे हैं। तो संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से ये बैठक बुलाई गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस बैठक में तमाम जो किसान हैं वो शामिल हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया है, लेकिन जो मांगे हैं अन्य, उनको लेकर किसी तरह से कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। किसानों में इस बात को लेकर भी गुस्सा है कि सरकार की ओर से कृषि कानून तो वापस लिए गए हैं, मगर इसके बाद भी जो उनकी दूसरी मांगे हैं उन पर विचार विमर्श करने के लिए उनसे कोई संपर्क नहीं किया जा रहा है। एमएसपी गारंटी बिल, किसानों पर दर्ज केस रद्द और संघर्ष के दौरान शहीद हुए किसानों की स्मारक बनाने जैसी मांगों को लेकर अभी भी किसानों का संघर्ष लगातार जारी है। तो किसान आंदोलन के मुद्दे पर सरकार से बातचीत करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की जो 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, उसमें बलवीर सिंह राजेवाल हैं, शिव कुमार काका हैं, अशोक धावले हैं, युद्धवीर सिंह है और गुरनाम सिंह चढ़ूनी को लिया गया। इन्हीं सभी को हक दिए गए थे, मगर सरकार ने अभी तक बातचीत के लिए नहीं बुलाया है। अगर सरकार के साथ जो भी बातें होंगी इस पर यही कमेटी फैसला लेगी, मगर 2 दिन बीतने पर भी सरकार ने कोई बात नहीं की है। संघर्ष तेज करने का ऐलान यहां पर किसानों ने अब किया। उनका कहना है कि सरकार बातचीत के लिए आखिर क्यों नहीं बुला रही है। इसी एक बात को लेकर अब किसानों के अंदर रोष है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से यह बैठक बुलाई गई है। बैठक में मोर्चे की ओर से ऐलान किए गए प्रोग्राम जैसे मिशन यूपी, काले झंडे दिखाने, ट्रैक्टर मार्च जैसे कार्यक्रम बनाए थे और इनका ऐलान भी किया था, मगर सरकार के फैसले के कारण इन्हें सस्पेंड किया गया था। मगर कल की मीटिंग में इन सभी कार्यक्रमों पर फैसला लिया जाएगा। आज कल जो बैठक हुई है उसके बाद अब इस वक्त जो बैठक चल रही है इसमें फैसला होगा कि आगे इनकी रणनीति क्या कुछ होगी। तो मिशन यूपी, काले झंडे दिखाने, ट्रैक्टर मार्च जैसे फैसलों पर आज ऐलान होगा कि किसानों की ओर से क्या होगा। तो इस पूरी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ किसान नेता स्वामी इंद्र जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वामी इंद्र जी। जी नमस्कार कंचन जी। जी, क्या कुछ रणनीति, आपकी बैठक लगातार जिस तरीके से हुई है, कल भी बैठक हुई है, अभी भी बैठक है,
क्या कुछ रणनीति चल रही है, आगे क्या कुछ करना है? देखिए, बता देना चाहता हूँ, जो सरकार द्वारा 3 कानूनों को वापस ले गया है, वो आधी अधूरी बात किसान मान रहे हैं। किसान ये कह रहे हैं कि कोरोना काल के अंदर सरकार ने जानबूझकर किसानों को तंग करने के लिए 3 कानून लाए गए, पर जो हमारी लंबी समय से मांग चली आ रही है एमएसपी की गारंटी, ये जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है, तमाम वो बातें उसको इस दौरान जो आंदोलन के दौरान किसानों पे मुकदमे दर्ज हुए हैं और सरकार की गलत नीति का मुकदमे दर्ज, सरकार को वापस लेनी चाहिए। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने जो पिछली मीटिंग हुई थी उसके अंदर 5 मेंबरी कमेटी जो सरकार से वार्ता करने के लिए बनाई है, ना कि सरकार से एमएसपी को लेकर बात करेगी। सरकार से वार्ता होगी, संयुक्त किसान मोर्चा उसके ऊपर चर्चा करेगा। तो अभी तक सरकार से द्वारा हमारे पास कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं आया। आपको पता ही है, संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार को 3 दफा 22 जनवरी से लेकर अब तक, जब से सरकार से हमारे डायलॉग्स बंद है, हमने 3 पत्र सरकार को भेजे हैं, एक भी पत्र का जवाब नहीं दिया जा रहा। यानी किसान मोर्चा ये समझ रहा है, संयुक्त किसान मोर्चा समझ रहा है सरकार किसानों को हल्के में ले रही है और सरकार ही इस आंदोलन को बड़ा करना चाहती है। किसान अपने घर जा जाता है पर सरकार किसानों को घर भेजना नहीं चाहती। तो ऐसे में किसानों के पास आंदोलन के सिवा दूसरा रास्ता नहीं बचा। तो हम आंदोलन को मजबूत करने के लिए बात कर रहे हैं कि तमाम बॉर्डरों पर किस प्रकार से आंदोलन को मजबूत किया जाए। भले वो सिंगू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, आपका पलवल बॉर्डर हो, शाहजहांपुर बॉर्डर हो, तमाम बॉर्डरों के ऊपर हम अपनी जो तादाद को बढ़ाने का काम की तैयारी चल रही है और इस किसान मोर्चे में लगता है इस बात को लेकर सहमति बन रही है और ये बड़ा फैसला लेने किसानों को मजबूर होना पड़ेगा। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो ये बैठक की गई है यहाँ पर स्वामी इंद्र जी, इसमें क्या कुछ फैसला लिया गया? क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा था मिशन यूपी, काले झंडे दिखाने, ट्रैक्टर मार्च जैसे फैसलों पर आज ऐलान होगा कि आगे होगा कि नहीं होगा, इस पर क्या कुछ फैसला हुआ है? देखिए, इन तमाम बातों में भी निर्णय जो हमारी कमेटी है जो भी आपके प्रेस के सामने आएगी, उसमें इस बात पर चर्चा हो चुकी है और सहमति बन चुकी है। स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे कि अब हमने जो पहले किसान जो गांवों में बीजेपी के जो एमएलए एमपी हैं उनको कोई कार्यक्रम नहीं करने दिया जा रहा था, ऐसे ही उत्तर प्रदेश की धरती के ऊपर भी ये काम किया जाएगा। काले झंडे दिखाए जाएंगे अगर सरकार किसानों की बात नहीं मानती। इन तमाम बातों को लेकर चर्चा हो रही है और उसमें सहमति भी बन रही है। यहाँ पर एक और मेरा आपसे सवाल है स्वामींद्र जी, जिस तरीके से जब तक ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए गए थे तब तक आप तमाम यहाँ पर किसानों की ये मांग थी कि कृषि कानून वापस ले लिए जाएं। अब खुद प्रधानमंत्री सामने आते हैं, सामने आने के बाद तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाता है। अब ये अन्य मांगों को लेकर आप लोग अड़े हुए हैं कि अब जब तक इन मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक आंदोलन वापस नहीं होगा। आखिर आंदोलन खत्म क्यों नहीं करते हैं? सरकार से बैठकर बातचीत करिए, उसके बाद इस पर कोई फैसला कीजिए। अभी आपको मैंने बताया, सरकार को हमने 3 पत्र लिखे वार्ता के लिए लिखे हैं कि किसानों से वार्ता की जाए। तो उसमें से अभी तक एक पत्र का जवाब नहीं आया। ऐसे में 3 कानूनों को वापस लेना और लाना ये प्रधानमंत्री की लगता है निजी इच्छा थी। उन्होंने अपनी निजी इच्छा व्यक्त की, आकाशवाणी से उन्होंने कहा कि 3 कानून लागू हो गए, अध्यादेश लाया गया, संसद के अंदर पारित किया गया, जबरदस्ती पारित किया, पूरे देश ने देखा। इस दौरान 700 से अधिक किसान वीर गति को प्राप्त हो गई। इस आंदोलन के दौरान किसानों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। प्रधानमंत्री जी आकाशवाणी करते हैं बिना चर्चा किए। ये मुझे बताइए, इस आंदोलन के दौरान 700 से अधिक किसान आज हमारे बीच में नहीं है, उनके परिवारों के प्रति क्या सरकार का दायित्व नहीं बनता? बनता है, निश्चित बनता है। प्रधानमंत्री का फर्ज नहीं बनता था? इस उनके गलत निर्णय के कारण इतने लोग आज हमारे बीच में संसद के अंदर कम से कम 2 मिनट का मौन धारण करते, क्या उनका दायित्व नहीं बनता था? बनता था। मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने दायित्व का निर्वाह करना चाहिए, किसानों को अपना मानना चाहिए, किसानों से वार्ता करनी चाहिए। अन्यथा किसान के पास एक ही मार्ग बचता, महात्मा गांधी द्वारा बताया हुआ आंदोलन ही हमें आगे ले जा सकता है। यही कारण है कि आज प्रधानमंत्री को किसानों की जो सुननी पड़ रही है, वो यही कारण है कि प्रधानमंत्री का जो हठधर्मता है, किसानों के प्रति जो उनका गैर रवैया है, वो वाजिब नहीं है। सरकार को मानना चाहिए, किसानों से वार्ता कर लेनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका स्वामींद्र जी। किसान नेता स्वामींद्र जी हमारे साथ जुड़े थे तमाम बातचीत के लिए। तो संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम की अहम बैठक लगातार यहाँ पर हुई और इस बैठक के बाद किसानों का यही कहना है कि कई बार किसानों को या किसानों की ओर से पत्र भेजा गया, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई यहाँ पर उन्हें बुलाने के लिए निवेदन, यहाँ पर कोई आमंत्रण किसानों को नहीं दिया गया। इसी के बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम आवास पहुंचे हैं। यहां पर तमाम लोग फाइनल रिजल्ट जल्द निकलवाने पर करेंगे मुलाकात। 2019 में हुई थी आईटीआई की ये परीक्षा, 2 साल बाद भी यहां पर अभी तक कोई परिणाम नहीं आया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, सीएम से मिलेंगे आईटीआई इंस्पेक्टर पद के यहां पर तमाम लोग। सीएम आवास पहुंचे हैं
फाइनल रिजल्ट जल्द निकलवाने पर करेंगे मुलाकात। 2019 में हुई थी ITI की ये परीक्षा। तो इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से रवि जुड़ गए हैं। रवि, सीएम आवास पर पहुंचे हैं ये तमाम लोग और फाइनल रिजल्ट जल्द निकलवाने पर मुलाकात करने की बात कह रहे हैं मुख्यमंत्री से। क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर पर? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2019 में जो है ITI इंस्ट्रक्टर्स की परीक्षा ली गई थी, लेकिन उसके परिणाम जो है वो अभी तक नहीं निकाले गए। हालांकि जो रिटन एग्जामिनेशन हुआ था उसका अगले वर्ष यानी कि 2020 में जो है फरवरी में उसके रिटन एग्जाम के जो परिणाम थे वो घोषित कर दिए गए, लेकिन किसी कारणवश एक और स्टे जो है वो जो ITI इंस्ट्रक्टर्स जो कॉन्ट्रैक्चुअल पे वहां पे ऑलरेडी काम कर रहे थे समूचे प्रदेश के अंदर सभी संस्थानों में, उन्होंने स्टे ऑर्डर लगाया था, जिसके बाद से लगातार इंस्ट्रक्टर्स जिन्होंने प्रॉपर तरीके से एग्जाम्स दिए थे उनका रिजल्ट जो है वो अधर में लटका हुआ था। तो आज जो है पूरे समूचे प्रदेश से लगभग 200 के करीब जिन लोगों ने परीक्षा दी थी 200 के करीब यहाँ पे पहुंचे और बाकायदा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से वो मिलने जाएंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहूंगा कि बाकायदा उन्हें समय भी मिल चुका हो। समय तकरीबन 6 इंस्ट्रक्टर्स ITI इंस्ट्रक्टर्स जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिलने उनके निवास स्थान जाएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने का बेहद शुक्रिया। 2 साल बाद भी नहीं आया है परिणाम, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर, सीएम आवास पहुंचे ITI इंस्ट्रक्टर पद के आवेदक, फाइनल रिजल्ट जल्द निकलवाने पर करेंगे मुलाकात। इस वक्त की अहम ब्रेकिंग, 2019 में हुई थी ये परीक्षा, 2 साल बीत चुके हैं लेकिन अभी तक इसका परिणाम नहीं आया, जिसे लेकर अब खुद यहां पर ITI इंस्ट्रक्टर पद के आवेदक पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री आवास पर। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की बात कह रहे हैं। तो लगातार जिस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक यहां पर हुई और इसके साथ साथ ही आपको बता दें कि सबसे बड़ी एक और यहां पर खबर सामने आ रही है। करनाल से ये खबर है जहां एक रिजॉर्ट में एक PhD होल्डर दुल्हन की शादी बीच में ही रुक गई। दरअसल एक यहां पर लड़के की ये शादी थी और साथ ही साथ ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको बता दें कि फॉर्च्यून कार और कैश की इतनी चिट्ठी लड़के वालों को कि फेरे पूरी रात नहीं होने दिए। हार कर लड़की वालों को सुबह पुलिस बुलानी पड़ गई। पुलिस के सामने सुबह 8 बजे दूल्हे वाले फेरों के लिए यहां पर तैयार हो गए। करनाल की ये खबर है। दुल्हन तैयार, मंडप तैयार, मेहमान रिश्तेदार तैयार, बारात भी आ गई। अचानक दूल्हे के परिजनों ने फेरे कराने से यहां इनकार कर दिया। सारी रात यहां पर दुल्हन शादी के जोड़े में बैठी रही। परिजन दूल्हे वालों से मिन्नतें करते रहे लेकिन फॉर्च्यून गाड़ी चाहिए थी इन लोगों को। तो आपको बता दें कि फॉर्च्यूनर कार इन लोगों को चाहिए थी और फॉर्च्यूनर कार के लिए पूरी रात इसी तरह से यहां पर बैठे रहे। लड़की सारी रात रोती रही, उनके परिजन मिन्नतें करते रहे लेकिन एक फॉर्च्यूनर कार के पीछे पूरी रात फेरे नहीं होने दिए लड़के वालों ने। आइए आपको कुछ यहां पर परिजनों की बातचीत सुनवाते हैं। रस्म हो रही थी, दान देश जो हमने सामर्थ्य हमने इनको लोगों को दिया, उसके बाद में जो अंगूठी और चैन वगैरह थी वो इन्होंने गाड़ी मांग रहे थे फॉर्च्यूनर और 20 लाख रुपए एट ए टाइम। हमने कहा कि भाई सुबह होने तो हम देखते हैं, इंतजाम करते हैं। इन्होंने हमारी अंगूठी और चैन वो इस लड़के ने वहां बैठे हुए तोड़कर हमारे ऊपर बका दी। क्या डिमांड की गई आपसे? फॉर्च्यूनर गाड़ी की 20 लाख रुपए की। लड़के वाले जिम्मे हैं। सर मैं तो कानूनी कार्रवाई चाहता हूँ, सबसे सख्त कार्रवाई हो। क्या बेटियों के लिए ये होगा? इस पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सीधा जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। विकास, ये क्या है पूरा मामला, पहले इस पर जानकारी दीजिए, क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें हमारे सामने आई हैं, सारी रात यहां पर दूल्हे वालों ने फेरे नहीं होने दिए क्योंकि उनकी डिमांड थी कि फॉर्च्यूनर कार होनी चाहिए। जब तक फॉर्च्यूनर कार नहीं मिलती है फेरे नहीं होंगे। यहाँ पुलिस को बुलाना पड़ गया लड़की वालों को सुबह, उसके बाद जाकर सुबह 8 बजे फेरे हुए हैं। जी कंचन, बिल्कुल जिस प्रकार से एक जो रेस्टोरेंट में शादी चल रही थी, एक करनाल के एक निजी रेस्टोरेंट उसमें शादी चल रही थी और वहां पर दोनों परिवार वहां पर मौजूद थे और जैसे ही फेरे होने की बात आती है तो वहां पर जो फेरे नहीं हो पाते लेकिन खुसर फुसर चलती रहती है दोनों परिवारों के बीच में। जब फेरे 2 से 3 बजे रात को होने थे लेकिन उसके बाद भी 3 से 4 घंटे बीत जाने के बाद फेरे नहीं होते और जब बातचीत की जाती है दूल्हे को बार बार बुलाया जाता है फेरों के लिए तो दूल्हा वहां पर आने से मना कर देता और परिवार के लोगों का
लड़की की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनकी तरफ से लड़के की तरफ से कहा गया है कि उन्हें फॉर्च्यूनर गाड़ी और कैश चाहिए। और अगर जब परिजनों से बातचीत की गई तो परिजनों का कहना है कि उन्होंने फॉर्च्यूनर गाड़ी मांगी और जो लड़के को शगन के तौर पर चैन पहनाई गई थी वो भी उसने उतार कर फेंक दी। और उन्होंने कहा कि जो उनके रिश्तेदारों को भी चैन दी जाए और साथ ही साथ जो फॉर्च्यूनर गाड़ी की जो डिमांड उन्होंने पहले की थी वो दी जाए। लेकिन जब 4 घंटे फेरे नहीं होते और सुबह जब 5 या 6 बज जाते हैं, जब दिन का समय हो जाता है और वहां पर जब पुलिस पहुंचती है, मीडिया वहां पर पहुंचता है, तो जो लड़का है उसकी तरफ से कहा जाता है कि उसने कोई गाड़ी की मांग नहीं किया और उसके परिजन फेरे करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन फिर लड़की वाले कहते हैं कि जब ये यहाँ पर फेरे ही नहीं करवा रहे हैं तो इस प्रकार से लड़की को किस प्रकार से आगे रख पाएंगे। और दहेज मांग रहे हैं क्योंकि वो 4 घंटे से उनके पैर पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे मिन्नतें करते हुए नजर आ रहे हैं कि आप फेरे पर आ जाइए। लेकिन जो लड़का है और उसके परिजन वो फेरों पर नहीं आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक विवाद वहां पर हुआ, जिसके बाद पुलिस को वहां पर बुलाया गया और पूरा मामला जो अब थाने में पहुंच चुका और दोनों परिजन है, जो परिवार है, उनको थाने में बुलाया गया। फिलहाल हालांकि जो करनाल पुलिस की तरफ से FIR दर्ज कर ली गई और देखने वाली बात होगी कि जांच में क्या कुछ निकल कर आता है या दूल्हे की गिरफ्तारी होती है या क्या कुछ रहता है। फिलहाल दोनों परिवार थाने में मौजूद है। जी विकास, तस्वीरों को देखकर तो हैरानगी होती है कि ऐसे बेशरम लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। सबसे खास बात यह है विकास, यहाँ पर जो लड़की है वो LLB, LLM, PhD पास आउट है। इतनी होनहार लड़की के साथ यहाँ पर जो ये पूरा मामला हुआ है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे बेशर्मों की शादी भी नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है, जो दहेज के ऐसे लोभी लोग होते हैं, खास बात तो यह है कि पूरी रात यहाँ पर पिता हाथ पैर जोड़ता रहा, कहता रहा कि आप शादी कर लीजिए, 2 दिन का समय दे दीजिए, 2 दिन बाद आपकी मांग पूरी हो जाएगी। लेकिन लड़के ने चेन तक यहाँ पर उतार के फेंक दी और कहा कि जब तक गाड़ी नहीं देंगे तब तक शादी नहीं होगी। देखिए कंचन, कहीं ना कहीं दोनों परिवार पढ़े लिखे जरूर है, क्योंकि जिस प्रकार से लड़की PhD कर चुकी है और उसके परिवार भी एक जो सरकारी संस्थान में कार्यरत है और साथ ही साथ जो लड़का है वो भी एक सरकारी संस्थान में कार्यरत है। तो कहीं ना कहीं दोनों परिवार बिल्कुल पढ़े लिखे हैं, समझे हुए हैं। लेकिन एक दहेज का जो लालच है वो कहीं ना कहीं सामने बीच में निकल कर जरूर आ रहा है। जिस प्रकार से दूल्हे की तरफ से 4 घंटे फेरे पर ना आया जाए और उसके बाद परिवार लगातार हाथ जोड़ता रहा, उसके बाद उन्होंने आखिर में तंग पुलिस को वहां पर बुलाया, मीडिया को वहां पर बुलाया। तो कहीं ना कहीं 4 घंटे फेरे पर ना आने का उनका यही कारण था कि जो फॉर्च्यूनर गाड़ी है उसकी मांग की जा रही थी। और जो कहा जा रहा है कि उन्होंने पहले भी कहा था कि वो फॉर्च्यूनर गाड़ी लेंगे, लेकिन उन्हें एक फॉर्च्यूनर गाड़ी इस समय नहीं दी गई और इस वजह से वो फेरे नहीं कर रहे। लेकिन अब दोनों परिवार थाने में मौजूद है। हालांकि लड़की के बयान पर जो लड़का है उसके पिता और उनके जो अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ हालांकि मामला दर्ज करनाल पुलिस ने जरूर कर लिया और दोनों परिवार फिलहाल करनाल के सिविल थाने में मौजूद है। जी पुलिस की ओर से इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा जा रहा है विकास? जी बिल्कुल, देखिए जो करनाल पुलिस ने दोनों पक्षों को वहां पर बुला रखा है और जो हालांकि लड़की के बयान पर जो मामला फिलहाल जो दर्ज जरूर कर लिया गया है, लेकिन वहां पर दोनों परिवार के रिश्तेदार और वो मौजूद हैं। हालांकि लड़के का कहना है कि उनकी तरफ से कोई दहेज नहीं मांगा गया। उन्होंने ये कहा था कि आप जो चेन है वो मुझे कुछ दिन बाद दे दीजिएगा। लेकिन जो लड़की के परिजन है उनका आरोप है और लड़की का आरोप है कि उनकी तरफ से गाड़ी मांगी जा रही है और जो चेन है रिश्तेदारों की भी चेन मांगी जा रही है। और इसी को लेकर लड़के ने अपनी चेन उतार कर फेंकी और उन्हें गाली गलौज की और उनके पिताजी के साथ भी गाली गलौज की। वो मिन्नतें करते रहे, हाथ पैर जोड़ते रहे कि आप फेरों पर आ जाइए, क्योंकि बाहर समाज के लोग बैठे हैं, रिश्तेदार बैठे हैं, वो वहां पर आपका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जो लड़का और उसके परिजन 4 से 5 घंटे फेरों पर नहीं आते, जिसके बाद परिजनों की तरफ से वहां पर पुलिस बुलाई गई और पुलिस के पहुंचने के बाद मीडिया वहां पर पहुंचा। लेकिन वहां पर मीडिया के सामने लड़का ये जो आरोप है उनको खारिज करता हुआ नजर जरूर आया। लेकिन सोचने वाली बात है कि रात को 2 से 3 बजे फेरे होने थे, लेकिन वो सुबह 6 से 7 बजे तक फेरे नहीं हुए। हालांकि मीडिया के कैमरे के सामने लड़का कहता हुआ जरूर नजर आया। विकास, सबसे हैरानगी की बात तो इस खबर पर यही है कि लड़की और लड़के दोनों ही बहुत पढ़े लिखे थे। लड़की वाले और लड़के वालों, अगर दोनों की बात में यहाँ पर लड़के की कर लूं तो दूल्हा जो है नसीब नाम है, केंद्रीय कृषि विभाग में वैज्ञानिक है। इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी अगर लोग इस तरीके के काम करें तो वाकई हैरानगी होती है, क्योंकि इन लोगों से उम्मीद नहीं होती है। एक तरफ लगातार यहाँ पर दहेज को लेकर, दहेज प्रथा को लेकर, इसे रोकने को लेकर प्रतिबंधित है पूरी तरीके से यहाँ पर दहेज लेना। लेकिन ऐसे पढ़े लिखे लोग ही अगर ऐसा काम करेंगे तो फिर हम उम्मीद किससे कर सकते हैं? और बिल्कुल कंचन, देखिए जिस प्रकार से
हालांकि एक मामला पहले भी आया था, एक पुलिस अधिकारी के द्वारा क्रेटा गाड़ी मांगी गई थी और आज ये फॉर्च्यूनर का मामला करनाल में सामने आया। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो हर खबर के माध्यम से हमने कुछ दिन पहले दिखाया था कि एक लड़के ने अपना दहेज का 1 रुपया भी नहीं लिया, और उस खबर को भी प्रमुखता से हर खबर ने दिखाया था, क्योंकि वो समाज में इस प्रकार के लोग भी हैं। वो हालांकि वो अनपढ़ जरूर है, गरीब परिवार जरूर है, लेकिन उन्होंने एक पहल की और उनका यही कहना था कि वो दहेज नहीं लेंगे, और उन्होंने 1 रुपए का दहेज अपनी बेटी को भी नहीं दिया और ना ही उन्होंने लिया। एक लड़की को घर में लेकर आए, वो लड़की भी काफी खुश थी। तो वहीं इस तरह के लोग जो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इस जो दहेज की प्रथा को आगे बढ़ा रहे हैं, मांग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक शर्मनाक बात जरूर है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका बेहद शुक्रिया। तो ये तस्वीरें हम लगातार आपको करनाल की दिखा रहे थे, जहां पर सारी रात एक लड़की का पिता यहां पर लड़के वालों के हाथ पैर जोड़ता रहा कि आप फेरे करा लीजिए, लेकिन इसके बावजूद भी फॉर्च्यूनर कार की यहां डिमांड लड़के वालों की ओर से की गई। साफ तौर पर कह दिया गया कि तभी फेरे होंगे जब फॉर्च्यूनर गाड़ी दी जाएगी। सबसे खास बात इस खबर में यही थी कि लड़का खुद यहाँ पर एक वैज्ञानिक है। इतने पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद भी इस तरह की अगर घिनौनी हरकतें करेंगे तो वाकई उम्मीद किन से की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो चंडीगढ़ की खबर है ये, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर जवानों को अपनी ओर से कोटि कोटि नमन किया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस के मौके पर भारत के जल, थल और नभ के शूरवीरों को नमन करता हूं। आइए हम सभी वीर जवानों और उनके आश्रितों के कल्याण हेतु योगदान कर देश पर जीवन न्यौछावर करने वाले योद्धाओं के प्रति यहां पर अपनी कृतज्ञता को प्रकट करें। भारत माता की जय के उन्होंने यहां नारे भी लगाए। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर आज मैं देश के जवानों को, जो हमारी सीमाओं पर डट करके अपने शौर्य, साहस और बुलंदियां दिखा रहे हैं, मैं उनको अपनी ओर से कोटिशा नमन करता हूं। निश्चित रूप से सीमाओं पर रक्षा के कारण से हमारी स्वतंत्रता, हमारी संप्रभुता ये बरकरार है। तो करनाल के घोगड़ीपुर गांव से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां देवर और भाभी ने रेल के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। देवर भाभी की पहचान 27 साल के अमन और 34 वर्षीय परमजीत के रूप में हुई है, जिसने शान पंजाब रेलगाड़ी के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक दोनों के बीच प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। पिछले 12 दिनों से दोनों ही घर से फरार थे। किसी ने फोन कर परिजनों को बताया कि अमन एक महिला के साथ रेलवे ट्रैक पर कटा हुआ पड़ा है। रेलवे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर सुसाइड के कारणों का यहां पता लगाने में जुट गई है। करनाल के गांव गोगड़ीपुर के रहने वाले देवर भाभी ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। पिछले कई सालों से उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था और पिछले 12 दिनों से वो घर से लापता थे और आज सुबह उन दोनों के शव रेलवे ट्रैक पर मिले, जिसके बाद रेलवे पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस में रखवाकर उनका पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया है। करनाल से विकास महला, हर खबर। 8:55 पे सूचना मिलती है तो 9:20 के 9:30 बजे करीब वहाँ पहुँच जाते हैं। फिलहाल तो परिजनों ने जो बयान दिया उसके हिसाब से 174 CRPC की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। आज पोस्टमार्टम करवा दिया जाएगा। तो बताया जा रहा है कि 1 महीना पहले भी से ये चले गए थे घर से, कुछ पहले मधुबन थाने में भी कोई शिकायत दर्ज हुई थी? नहीं, हमारे पास तो ऐसी सूचना नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया कि इसके मरने वाले के घर वाले ने बताया मधुबन करा रखा। हाँ, क्योंकि वो कार्रवाई दरिया सिंह कर रहे हैं, उनके बयान उसने हासिल की है, तो मेरी संज्ञान में ऐसी बात नहीं आई है। लेकिन ये जरूर है कि 1 महीना पहले भी ये लोग चले गए थे काम की तलाश में गए। हाँ, देवर है, कितनी उम्र है दोनों की, महिला की और महिला और उनके देवर की कितनी उम्र है दोनों की? जो लड़का मृतक अमन कुमार है उसकी उम्र 28 वर्ष है और ये कोई 30-32 उम्र 30। तो इलाहाबाद के गांव के पास बीती देर शाम को एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बता दें कि 3 युवक जो कि बाइक पर सवार थे, उन्होंने रोककर दूसरे युवक पर फायर किया और मौत के घाट उतार दिया। सूचना मिलने पर इलाहाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। हालांकि हत्या के कारणों का खुलासा अभी तक
नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों से हत्या करने वाले आरोपियों की पहचान करने में जुट गई है। बताते चले कि खबर यह भी है कि मृतक की अपनी पत्नी से अनबन चल रही थी। उन्होंने कई बार जान से मारने की धमकी भी दी थी। इन सब के आधार पर ही पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।